क्वेश्चन 8। चलो खैर एक बार मैं आप लोगों को ना मतलब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, और ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास में 1 है, देखो अब देखो आपके पास है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए कॉमा ए। तो आपको पता है कि देखो ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर को, उसका रीजन क्या होगा, ए आपका ए के इक्वल होता ही है, और आपकी कंडीशन क्या है कि सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन थी, इसमें ए कॉमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करता है क्योंकि ए आपका ए के इक्वल होता ही है। दूसरी चीज होती है आपके पास में सिमेट्रिक। तो आप उसमें कहोगे सिमेट्रिक में आपको इस क्वेश्चन में गिवन होता है कि ए कॉमा बी अगर आपके पास में रिलेशन को बिलोंग करता है, और आपको चेक करना होता है बी कॉमा ए को, आपको चेक करना होता है कि बी कॉमा ए बिलोंग करता है नहीं करता। तो आप इसमें बोलोगे एज ए छोटा है या बराबर है बी का एज गिवन, तो हम क्या बोलेंगे, बी कैन नॉट बी लेस देन ए। बी आपका ए से छोटा नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो नेक्स्ट थिंग होती है आपके पास में ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, आपको दो कंडीशन गिवन होती है। सबसे पहली कंडीशन आपको गिवन है कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को। दूसरी कंडीशन गिवन होती है बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को। और आपको चेक करना होता है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में चेक करना होता है कि ये जो ए कॉमा सी है ये बिलोंग करता है आर को या नहीं। तो आप इसमें लिखोगे एज गिवन कि आपका जो ए कॉमा बी है ये बिलोंग करता है आर को, मतलब आपका ए लेस देन इक्वल टू कितना होगा, बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जल्दी बताओ, आ जाओ। तबीयत कैसी है आपकी? अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, बी लेस देन इक्वल टू सी, ये इक्वेशन नंबर आपके पास में 2 है। अब देखो ए अगर बी से छोटा है और बी अगर आपका सी से छोटा है, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो आपके पास ए कॉमा सी बिलोंग करता है किसको, आर को। इसका मतलब आपका जो रिलेशन आर है, आर कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। ये वाला हो गया था ना, हो गया था, पहले मैं रिवाइज कराया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सबकी समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ इसमें से पहले 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपके पास है 1 प्लस ए, एक है आपके पास में 1 और एक है 1। एक आपके पास है 1, फिर आपके पास 1 प्लस बी, फिर 1, और फिर उसके बाद है आपका 1 1 1 प्लस सी। देखो जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे आप उसका जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको शो करना है कि भाई 1 के नीचे ए हो, 1 अपॉन में बी हो, 1 अपॉन में सी हो, साथ में 1 हो, इसका आंसर 0 के इक्वल हो, बस ये तो शो करना है। और इस क्वेश्चन में ये चीज आपको गिवन है, आपको प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की लगानी है। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी रो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो आपने कहा रो r1 से दैट कि रो r1 को a से डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड करने का मतलब है उस रो से आपने उस चीज को बाहर निकाल दिया है। भाई अगर अंदर डिवाइड कर रहे हो तो बाहर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे। तो आपने क्या करा, बाहर a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रो r2 सच दैट। आपने कहा रो r2 को हमने b से डिवाइड कर दिया, और रो r3 सच दैट आपने रो r3 को डिवाइड कर दिया, किससे, c से आपने डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फायदा मिलेगा आपको, देखो इसका फायदा आपको ये मिलेगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में ए बी सी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, कोई बात नहीं बेटे, 1 अपॉन ए प्लस में 1, ये आपका 1 अपॉन ए और ये आपका 1 अपॉन ए बन गया। बी से डिवाइड करोगे तो बनेगा 1 अपॉन बी, ये बनेगा आपका 1 अपॉन बी प्लस 1, और ये आपका 1 अपॉन बी बन जाएगा। 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, और ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन सी प्लस में 1 बन जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना आपके पास में 0 है। अब देखो ए बी सी इस पूरे के मल्टीप्लाई में ए बी सी 0 के नीचे डिवाइड में भी जा सकता है, तो डिवाइड में चला गया आपका, तो आपके पास में जो ब्रैकेट बचती है वो बची आपके पास है 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए।
इसके साथ 1/b 1 प्लस 1/b 1/b, फिर आपके पास में बचती है 1/c 1/c और 1 प्लस में 1/c, और ये जो आंसर है अब आपका वो 0 के इक्वल आ गया है। इतना समझ में आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट की अगली प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी रो में बाकी रोज को प्लस करके लिखा जा सकता है या माइनस भी किया जा सकता है, मतलब ये किसी रो में चेंज किए जा सकते हैं। तो आपने क्या करा, इस R1 में R2 और R3 को उठाकर प्लस कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, 1 के साथ 1/a भी आ जाएगा, 1/b भी आ जाएगा, 1/c भी आ जाएगा। ये सारे भी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे 1 के साथ, तो 1 के साथ 1/a भी आ जाएगा, 1/b भी आ जाएगा, 1/c भी आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ भी 1 के साथ 1/a भी आ जाएगा, 1/b भी आ जाएगा, 1/c भी आ जाएगा। अब जो बचा आपके पास ये है 1/b, यहाँ जो बचा वो है 1 प्लस 1/b, यहाँ जो बचा वो है 1/b, इधर बचेगा 1/c, यहाँ भी 1/c, यहाँ पर 1 के साथ बचता है 1/c इज इक्वल टू 0। इतना मुश्किल है। अब आप खुद देखो, पहली रो के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा है, तीनों में कॉमन है, वो है आपके पास 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c। आपने इसको बाहर निकाल दिया। आप इसको बाहर निकालोगे, क्या बचा आपका 1 1 1 बचा। साथ में कितना है 1/b 1 प्लस 1/b, साथ में कितना है 1/b, फिर कितना है 1/c, ये है 1/c, और ये आपका 1 प्लस 1/c इज इक्वल टू कितना आपका 0। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई में, पहली चीज दूसरी चीज के मल्टीप्लाई में, और आंसर क्या 0 के इक्वल है। भाई ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो, तो या फिर इस पूरे को 0 के नीचे भेज दोगे तो आपका 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c पूरे का आंसर आपका 0 आ गया। तो देखो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तीन स्टेप में आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए था आप लोगों को, मेरे ख्याल से लगा भी नहीं होगा, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे थे तो मैंने आपको दोबारा समझा दिया। देखो बच्चों, मैं आपसे फिर ये कहता हूँ, इन जब सर वो पेपर्स को आप मैट्रिक्स को करो। आपने जीरो कैसे इक्वल टू वन कैसे कर दिया, वो वन प्लस वन अपॉन कौन सा वाला? अच्छा, मैं एंड में बहुत जाके। समझदार हो गया, वेरी गुड। तो हमारा 0 हो गया, हमें 0 इंप्रूव करना था। तो देखो बच्चों, मैं आपसे फिर ये कह रहा था कि जब आप ना, हम इन तो क्वेश्चन फिर वो देखो, मैट्रिक्स का क्या हुआ, मतलब वो जो डिटर्मिनेंट है देखो उसका ये क्या नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है ना, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का कोई एक आंसर होता है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये एक एक ब्रैकेट है, और इसको अगर एक्सपेंड करूंगा तो इसका भी कोई आंसर आएगा, लेकिन इसके एक्सपेंशन के लिए मुझसे इन्होंने एक्सपेंशन मांगा ही नहीं है। भाई इसका आंसर हो सकता है 7 आएगा, हो सकता है 7/5 आएगा, हो सकता है ABC आएगा, हो सकता है A² B² C² आएगा। वो जो भी आंसर आएगा, अगर वो 0 के डिवाइड में जाएगा तो आंसर तो 0 ही बनेगा। बस बात हाँ समझे ठीक आप? है सर। भाई इस हाँ डिटरमिनेंट का सर। भी तो कोई आंसर निकलेगा। हाँ सर। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको 0 के नीचे भेज दिया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। हाँ, तो बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि हमारा इन पेपर के जरिए हर चैप्टर के अंदर के, मतलब कुछ जो स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन है और जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए तो आपको बोर्ड जैसे क्वेश्चंस का आपको पता चले, और दूसरा हर चैप्टर के कुछ टाइप्स आपके रिवाइज होते रहे। इनके साथ में आपको ना 9 दिन का एक वो बनाकर देता हूँ शेड्यूल। इन 9 दिन के अंदर अगर आप ना अपने मतलब असाइनमेंट्स को उठाकर, सिर्फ मेरे असाइनमेंट्स, जो मेरे असाइनमेंट्स हैं, सिर्फ आप मेरे असाइनमेंट्स रिवाइज करो, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे वो डाउट्स पूछो उन असाइनमेंट्स के, तो आपकी सच में बहुत अच्छी तैयारी मैथ्स की हो जाएगी। सर वो दूसरा पेपर यूट्यूब पे मिला नहीं। नहीं मिला? अभी पहला मैं डाल दिया, ले लेना ले लेना। पहला वीडियो वायरल मैं हैं, पहला वीडियो आपने देखा 6-7 हज़ार व्यूज हैं। क्या आप बात कर रहे हो? हाँ हैं? हाँ पहले वीडियो के? हाँ 6.5 यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो प्रथम भाई ने कमाल ही कर दिया। प्रथम भाई, और क्या क्या करना है बता दो आपको डेरिवेशन ही तो कराने है बस। हाँ, और बताओ। देखो, एक ही क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे थे बार बार, मैं एक बार इसको दोबारा आपको रिकॉल कराता हूँ। देखो बच्चों, यार आप लोग ना मेरे बच्चे हो, आपको जो चीज आपको नहीं आती होगी आपको सिखाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, मुझसे पूछोगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को ना आप लोगों को मैं फिर ही कहता हूँ कि मेरे 3 पेपर अगर किसी बच्चे ने कर लिए, आप ये समझो चौथे पेपर के लिए वो बच्चा पहले से ज्यादा तैयार होगा। हर पेपर के बाद आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको क्यों सिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन का मकसद आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना है कि अगर कभी कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 लिमिट निकालनी होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है, और एक फंक्शन होता है, और इनको इक्वल करना होता है। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है?
K cosec x cos x भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी चीज होगी वो किसी पॉइंट पर होगी, एक्स x की plus किसी h वैल्यू पर होगी। अब एक्स की वैल्यू क्या है? पाई बाय टू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय टू pi से by ज्यादा 2 होगी या छोटी होगी? कम कम होगी। होगी, तो पाई बाय टू में से एच को माइनस करके होगी। ये एच क्या होता है? ये एच आपका अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा लिमिट हमारी एच अप्रोचेस टू जीरो। आपने क्या लिखा? अब पाई बाय टू से छोटा, पाई बाय टू से छोटा, ये तो पाई बाय टू के इक्वल है, ये पाई बाय टू के इक्वल नहीं है, मतलब पाई बाय टू से छोटा है तब भी ये काम करेगा, पाई बाय टू से बड़ा है तब भी यही काम करेगा। तो आपने क्या करा? लिमिट आपकी एच टेंस टू जीरो, आपने लिखा के कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखा आपने? पाई अपॉन टू माइनस एच, अपॉन में क्या लिखा आपने? पाई माइनस में टू, एक्स की जगह पे क्या लिखा आपने? पाई बाय टू माइनस एच लिखा। मुश्किल है? मुश्किल है? ठीक है जी। अच्छा देखो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आपने कहा इसको के कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin theta minus अब देखो हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, तो कितना बनेगा? के साइन एच बन जाएगा। अपॉन में कितना होगा आपके पास? ये होगा पाई माइनस में पाई और प्लस में कितना होगा? टू एच। पाई से पाई कट गया, pi minus pi पाई माइनस टू पाई और माइनस माइनस प्लस का टू एच बन गया, है ना? तो कितना बन गया? और लिमिट हमारे पास में क्या है? लिमिट हमारी है एच अप्रोचेस टू जीरो। अब क्या होगा आपको? इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा कि ये है आपके पास में साइन एच और अपॉन में कितना आपके पास में टू एच। अब मुझे बताओ साइन एच अपॉन एच का आंसर क्या होता है? वन होता है। 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा वन टेन थीटा अपॉन थीटा वन, तो आंसर इसका कितना आ गया? के बाई टू निकल कर आ गया। अब आपने जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो राइट हैंड लिमिट में एक्स क्या होगा? राइट हैंड लिमिट है, राइट वाला, तो पाई बाय टू से बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा। तो पाई बाय टू से आपने प्लस में एच लिख दिया। सब कुछ सेम चलता रहा आपके पास। लिमिट आपकी एच अप्रोचेस टू जीरो के कॉस पाई बाय टू प्लस एच इसको करंट लगा के चलो ठीक है। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो पढ़ना है नहीं तो फिर तो आ जा मेरे पास आ जा। चलो बताओ cos 90 प्लस थीटा कितना होगा? minus sin theta sin h ठीक है। minus sin अब मुझे बताओ यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा? minus रीजन बताओ। यहाँ पर तो ऐड शुगर टू कॉफी है, नहीं पॉजिटिव होगा मैं पूछ रहा हूँ। आप पॉजिटिव का रीजन बताओ, माइनस का रीजन। इसमें ना आप लोग बहुत गलतियां करते सेकंड हो। क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव होता है, तो इधर cos की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, शाबाश। तो फिर यहाँ माइनस पर sin साइन h पॉजिटिव होता है ना, लेकिन यहाँ पर साइन बन रहा है। बना कौन रहा है? कॉस बना रहा है, तो कॉस साइन बना तो मेरी अगली वीडियो वायरल नहीं चाहते, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट? नहीं। ये भी के बाई टू, ये देखो इक्वल टू 3 पाई बाई टू का आंसर 3 है, अच्छा ठीक है। तो के बाई टू इक्वल टू 6, तो के 6। मुश्किल है? नहीं इजी है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई मैंने ये तरीका सही है। एक बार में ना इसको तब वो हो नहीं पाते एक साथ, हमेशा क्वेश्चन रखने की जरूरत नहीं है। एक बार में शीट पे लिख के बड़ा कर दो उसको, हमें क्वेश्चन नहीं है। चलो जी, अब अगली चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन आप लोगों का मतलब ये क्वेश्चन किया था आप लोगों ने 8 तक कर लिए थे आप लोगों ने ना। 9th करते हैं।
एक सेकंड। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। 8 करा दिया आपने तो पूछा था कल, है ना। तो y इज इक्वल टू कहते हैं साइन ऑफ साइन एक्स। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ना, जब आप इस क्वेश्चन को करते हो, पता नहीं क्यों आप ये क्वेश्चन मतलब गलत कर रहे हो या अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, और आप इस क्वेश्चन को बिना बात के छोड़ रहे हो। ये आपके फ्री के मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। रीजन समझो, ये चीज वापस घूम कर आने वाली है आपके पास। कैसे? आपने निकाला dy बाई डी एक्स, आप बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अंदर वाला आपके लिए कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। आंसर क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, और अंदर sin x। अंदर ब्रैकेट में sin x लिखा रहा। और अब आप डिफरेंशिएट करोगे, किसको करोगे? sin x को करोगे। अब बताओ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपने लिखा cos sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। आपके पास में dy अपॉन dx के अंदर अब दो चीजें आ गई हैं, एक cos sin x आ गई है और एक cos x आ गई है। जब आप इसको पहले बॉक्स में बंद कर दो आप। चलो जैस्मिन, आप मुझे बताओ, मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा d2y अपॉन dx2, अब क्या होगा? प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट लगेगा। रूल लगेगा। कैसे लगेगा? पहले लिखोगे आप cos sin x लिखोगे और डिफरेंशिएशन करोगे आप किसका? cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है। फिर आपने क्या लिखा? फिर प्लस में लिखा आपने cos x लिखा। डिफरेंशिएशन अब आपको किसका करना है? cos sin x का करना है। तो cos sin x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x और डिफरेंशिएशन sin x का cos x। यहाँ तक कुछ मुश्किल है? नहीं। अब सिर्फ ये बताओ मेरे को, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये चीज मेरे पास में माइनस का cos sin x है और उसके मल्टीप्लाई में sin x है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इसको देखते हैं जरा। माइनस का cos x है, sin x है। देखो sin sin x क्या बन गया आपका? वापस y बन गया। तो आप इसको लिख सकते हो, और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x बन गया। तो ये चीज आपके पास में माइनस का y टाइम्स cos स्क्वायर x बन गई। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मेरे को क्या है? cos sin x, अब ये क्या है? cos sin x है। cos sin x होगा आपका dy बाई dx के नीचे cos x आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या लिखा? ये जो cos sin x है, इसको मैंने क्या लिखा? dy बाई dx के डिवाइड में क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। और उसके मल्टीप्लाई में पहले से क्या लिखा है? sin x लिखा है। ठीक है, माइनस में कितना है? y cos स्क्वायर x है, और ये चीज किसके इक्वल है? d2y बाई dx2 के इक्वल है। आए ना? बताओ। अब आप खुद बताओ, ये चीज मेरे पास d2y बाई dx2 sin x अपन cos x, ठीक है। तो प्लस का y tan x बन गया, और प्लस का y क्या बन गया आपके पास में? cos स्क्वायर x बन गया। आंसर मेरा 0 के इक्वल बन गया। प्लस कैसे बना ये वाला? साइड चेंज करो, अच्छा, राइट से वो लेफ्ट इधर में लिख गया। रहा हूँ। हाँ, ठीक है जी, यहाँ तक का समझ में आया? देखते हैं प्रूफ क्या करना था। क्या प्रूव करना है आपको? डी डी वाई बाई डी एक्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ वाई टेन एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस वाई के साथ में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, एक गलती करी है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो आपने इसको क्या लिखा? डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया है। आपका आंसर निकल कर आ गया। कितनी स्टेप में निकला बताने का? जो कितनी स्टेप में निकला? ये पहली स्टेप में आपने डिफरेंशिएट किया, ये दूसरी स्टेप में आपने डिफरेंशिएट किया, और तीसरी स्टेप में आपने आंसर निकाल दिया। मैक्सिमम 4 स्टेप में आपका आंसर निकला है। 4 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं। कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है जो आपको डिफरेंशिएशन करनी है। अब आप मुझे बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने कहाँ करा है? लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन है। पर ये क्या है, ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चंस नहीं करे, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना नहीं आता है, डी टू वाई बाई डी एक्स निकालना नहीं आता। रटे हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं देना भी नहीं चाहता। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस ऐसे दे रहा हूँ जो आपने ना कर रखे हो, लेकिन उनके जैसे क्वेश्चंस कर रखे हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मेरे को क्या है, मैं रिपीटेड क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट टेस्ट पेपर बना के दे दूंगा आपको, आप उसको रट लोगे, हाँ यार ये तो क्वेश्चन मैंने करा हुआ है। मैं ऐसे क्वेश्चन दे नहीं रहा आपका टाइम वेस्ट करने वाले, आपका हर एक का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा हर क्वेश्चन से। अब देखो यार, कोई बच्चा बैठ के डिफरेंशिएशन का असाइनमेंट एक बार बैठ के सॉल्व कर ले जो उसको दिए हुए हैं, तो उसमें क्या करना है? उसको एक इनवर्स के क्वेश्चंस करने हैं, डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने हैं, उसका डिफरेंशिएशन रिवाइज हो गया। भाई आप पूरा डिफरेंशिएशन का असाइनमेंट मत करो, 3 चीजें कर लो। एक उसके अंदर लॉग वाले क्वेश्चंस कर लो, एक उसके अंदर इनवर्स वाले क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि उनमें ट्रिक लग रही है।
लॉग वाले में, एक जिसके अंदर डबल डेरिवेटिव निकालना होता था dy/dx2 वाले। 3 असाइनमेंट्स अगर आपने बैठ के मेरे सॉल्व कर दिए, कितने क्वेश्चन होंगे? इसके अंदर होंगे मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर होंगे मुश्किल से 20 क्वेश्चन होंगे, इनवर्स वाले में dy/dx2 वाले में मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे। 30 और देखो 30 और 10 40 क्वेश्चन हायर साइड आपके पास में 3 से 5 घंटे का काम है। डिफरेंशिएशन पूरा रिवाइज हो गया बंदे का। इसके साथ में क्या कर ले बच्चा, इनवर्स ट्रिगो का असाइनमेंट कर ले, तो डिफरेंशिएशन और इनवर्स पूरा सेट बन जाता है एक साथ रिवाइज करने के लिए। एक दिन भी बैठेगा, जिस दिन उसके पास में खाली है अपने ट्यूशन के बीच बीच में टाइम निकाल के अपना रिवाइज कर लेगा, जो डाउट्स है मुझसे पूछ लेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन अब आपसे मैक्सिमिनिया का क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, नहीं मैक्सिमिनिया का नहीं है। हमसे कहते हैं इफ द साइड ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपके पास में ABC है, इसकी एक साइड कितनी x है, अगली साइड x है, और ये साइड भी कितनी है आपके पास में x है। कहते हैं हमसे कहते हैं इफ द साइड ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या दे रखा है, dx/dt दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये कहते हैं कि डिक्रीज हो रही है तब आप क्या करते, माइनस, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देते। इक्वेटर ट्राइंगल बना दिया, साइड के साइड dx/dt लगा दिया, इंक्रीज हो रही है तो आपने उसको पॉजिटिव लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं कि कितनी तेजी से इसका एरिया बढ़ रहा होगा जबकि साइड आपके पास में 20 सेंटीमीटर है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको ना बहुत आसान बना कर दिया। पता है मैं इस क्वेश्चन को क्या लिखना चाह रहा था, मैं इसमें लिखना चाह रहा था कि जब उसका एरिया आपके पास में कुछ और है, मैं एरिया निकाल के देना चाह रहा था, तो मैंने कहा छोड़ यार, क्यों इनको बच्चों को इतना कंफ्यूज करना है ना, जो चीज पूछी नहीं गई क्यों जबरदस्ती डिफिकल्ट बनाना। देखो समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को इक्वेटर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ इक्वेटर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेटर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाँ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया आपके पास में, x हो गया, हाइट कितनी हो गई आपके पास, h कितनी होगी, इक्विलेटरल में सब 60 डिग्री। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एंगल 60 डिग्री होता है, बहुत सही सोच रहे हो आप। ये साइड आपके पास में x है और ये साइड आपके पास में हाइट है, लेकिन आपको कोई निकाल के नहीं दिखानी है, आपको याद होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म, लेकिन आपको नहीं पता इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कहा 60 डिग्री है, आपको बेस तो x पता चल गया, हाइट पता करनी है, क्या लगाओगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस मत लगाओ, तुमने 60 डिग्री बोला है ना, तो फिर इससे क्या क्या लगाया जाए कि आपके पास में h और x में कोई रिलेशन मिल जाए, साइन 60 साइन 60, साइन होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, √3 साइन 60 की वैल्यू कितना होती है, √3/2 होती है, इज इक्वल टू कितना हो गया, h/x हो गया, h कितना हो गया, x की में x/2 लेंगे ना, साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ लेकिन अच्छा ओ ठीक है, हाँ। तो बताओ h कितना निकला, h कितना हुआ, √3x/2 हो गया। तो हाइट क्या होती है, हमेशा √3x/2 होती है। क्यों हर बार लगाना है, हमेशा के लिए याद रख लो। एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस कितना है, x है, हाइट कितनी है, √3x/2, मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा √3/4 साइड स्क्वायर होता है, याद रखो, वरना निकाल लेना वहां बैठ के, ठीक है, ऐसे निकलेगा। अब मेरे को क्या है, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है मतलब d/dt, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है सब कुछ आपका, तो d/dt ये कितना होगा, √3/4 होगा। बताओ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/dt। भाई आपने x को डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है आपने, तो dx/dt हो गया। अब सारी वैल्यूज डाल दो आप, क्या क्या डालनी है आपको, इंटू 2, x कितना डालना है आपको, कितना x 20 है, dx/dt कितना है, 2√3 है। आंसर की यूनिट क्या निकलेगी, स्क्वायर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताओ, 3 लाइनों के अंदर आपको इतना बढ़िया एओडी का क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो रहा है, क्या जरूरत है इसके लिए पूरा असाइनमेंट करने की, एकदम से रिवाइज हो ही जाएंगे आपके पास में। बस आपको पता है कि एरिया में एरिया का फॉर्मूला लगाना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना होता है, ठीक है जी। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जान के मैंने क्वेश्चन लिया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एरिया, अब सॉरी
शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। और मैक्सिमम वॉल्यूम, देखो हमसे क्वेश्चन क्या करें, हाइट निकालनी है राइट सर्कुलर कोन की जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है और जिसको एक स्फीयर में इंस्क्राइब करा है। तो देखो क्वेश्चन का मतलब है, क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है आपसे पास में कि कौन बनी है एक स्फीयर के अंदर। बच्चों ये क्वेश्चन 6 नंबर का आते ही आते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम 3 के मार्क्स से अगर आप ध्यान से समझो तो कौन इन अ स्फीयर, ये सीधी बात क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कह रहा है, हमें आगे कुछ नहीं पता इसके बारे में, हमें इस क्वेश्चन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें बताया कौन इन अ स्फीयर। तो आपने कहा कौन इन स्फीयर के अंदर कैसे बनती है, ऐसे बनती है भाई, ऐसे बनाओगे तो कौन बन जाएगी, है ना, बताओ। अब सुनो, इस कोन की कोई रेडियस होगी, स्फीयर की भी रेडियस होगी, स्फीयर की रेडियस को कैपिटल आर कह लो और कोन की रेडियस को आप स्मॉल आर कह लो, कह सकते हो। अब देखो यहां से यहां तक कितना होगा, कोई हाइट होगी जो पता नहीं है हमारे को। तो मैं क्या कहता हूँ, इसकी जो रेडियस है उसको एक्स ले लेता हूँ क्योंकि मुझे तो वेरिएबल्स लेने होते हैं, और ये जो सेंटर से यहां तक की हाइट है इसको वाई ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ सेंटर से ऊपर टॉप तक जाऊंगा, टिप तक जाऊंगा, कितना होगा, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर। कैपिटल आर, क्योंकि स्फीयर का रेडियस हर जगह सेम रहेगा। बस मेरे पास क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स आ गए, दो वेरिएबल्स क्या आ गए, रेडियस ऑफ द कोन हमारे पास एक्स है और हाइट ऑफ द कोन के आपके पास उसमें आर में वाई प्लस हो रहा है। फिर दो, सबसे पहली स्टेप मेरे पास दो वेरिएबल्स सेलेक्ट करने की होती है, मेरे दो वेरिएबल्स आ गए। दूसरी स्टेप होती है मेरे पास में, भाई इन वेरिएबल्स में कोई रिलेशन बनाओ। वेरिएबल्स कौन है, एक एक्स और एक वाई है, तो एक्स का वाई का और आर का एक रिलेशन है, क्या बन रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, रिलेशन बन गया। तीसरी स्टेप होती है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की। क्या मैक्सिमाइज करना है, टू मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। किसका किसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। अब बताओ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है कोन का वॉल्यूम, 1/r square h। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना आपके पास, आर प्लस वाई, भाई हाइट कितनी, आर प्लस वाई है। एक्स स्क्वायर को क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सी स्टेप से पुट करोगे, सेकेंड। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम टू पुट कर दो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पुट करते ही ये फोर्थ की फर्स्ट स्टेप बन जाती है। फोर्थ की फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया आपके पास, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना आपके पास, आर प्लस में वाई है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, किसी एक का फंक्शन, तो फंक्शन वाई का बन गया कितना, पाई/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना आपके पास, आर प्लस में वाई है। मुश्किल है तो बताओ। अब दूसरी स्टेप क्या होती है फोर्थ की, फोर्थ की सेकंड स्टेप क्या होती है, फंक्शन बन गया वाई का, सेकंड स्टेप क्या है, रिकॉल करो, dy by dx। बिल्कुल ठीक है, एफ डैश वाई, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, जो जो भी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप। तो आपका y वेरिएबल है तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, एफ डैश वाई करोगे आप, एफ डैश वाई। अब बताओ एफ डैश वाई कितना होगा, पाई/3 आपका ऐसे लिखा रहा, बाकी के दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल, क्या होगा आपका, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर r का 0 y का 1, फिर आपके पास r प्लस वाई, आर स्क्वायर का कितना होगा 0, वाई स्क्वायर का कितना होगा माइनस का 2y, ठीक है जी। अब इससे क्या फायदा होगा आपको, इसका फायदा ये आपको पाई/3 आपका ऐसे लिखा रहा, ये चीज बन गई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का 2y को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, माइनस का 2r/y और माइनस का 2y स्क्वायर, है ना, बताओ, ठीक है। अभी तक कुछ भी मुश्किल है, आपने क्या लिखा, पाई/3, ये चीज क्या आपके पास, आर स्क्वायर माइनस 3 या माइनस का 2r/y लिख दो और माइनस में 3y स्क्वायर लिख दो, ये हमारे पास एफ डैश वाई बन गया। तीसरी स्टेप क्या होती है, एफ डैश वाई को 0 पुट कर देते हो, 0 पुट कर दो। ये क्वेश्चन है छोड़ो मत, इन क्वेश्चंस में मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, आर स्क्वायर माइनस 2r/y माइनस का 3y स्क्वायर, देखो बच्चों मैं आपको एक बार बताऊं, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है,
मैथ्स का पेपर कभी इतना डिफिकल्ट नहीं आ सकता कि बच्चे के स्कोर जो आपका 80 के नीचे चला जाए। रीजन बताओ। फॉर्मूला बेस्ड स्टेप मार्किंग तो सब में होता है। देखो बहुत सारे रीजन है, उनमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मैथ है ना, ये मैथ्स कॉमर्स वाले बच्चे के पास भी होती है, ये मैथ्स आपका साइंस वाले बच्चे के पास भी होती है, और ये ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले बच्चे के पास भी होती है। तो जो पेपर होता है तीनों का बिल्कुल सेम बनता है। तो आप अगर आप साइंस वाले बच्चे के लिए आईआईटी लेवल का क्वेश्चन बना दोगे तो उसमें कॉमर्स वाले की आर्ट्स वाले की क्या गलती है? तो उनको ना ये पेपर मैथ्स का हमेशा ऐसा बनाना होता है कि उसे कॉमर्स वाला बच्चा भी सॉल्व कर सकता हो, साइंस वाला भी कर सकता हो, आर्ट्स वाला भी कर सकता हो। तो इसमें अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन डालते भी है ना, हायर साइड में डालते हैं, तो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन के पेपर डिफिकल्ट डालते हैं। अभी तक आपको इसका कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा? मतलब ये नहीं कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में डाल नहीं सकता, मेरे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है तो मैं क्यों डालूं इसके अंदर आपके पास? पर ये क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं डिफरेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं होते। तो डिफिकल्ट आता ही नहीं है कभी पेपर में भी। 10 से 12-15 नंबर का मैक्सिमम डिफिकल्ट डाल सकते हैं, इससे ज्यादा कभी डिफिकल्ट किसी साल में नहीं डाला। कभी कभी आपको मैथ्स के पेपर के बारे में सुनने को ही नहीं मिला होगा कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आया, पेपर डिफिकल्ट आया। आपको सुनने के लिए फिजिक्स के बारे में हमेशा मिलेगा, किसी भी साल का उठा के देख लो, हर साल मिलता है। बनाते ही इतना बेकार सा पेपर है वो। देखो जी, आर स्क्वायर माइनस 2r/y माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास में 0 है। ये f डैश y इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 0 हो गया। अब मुझे बताओ इसके फैक्टर्स बनाने, स्प्लिट करना है मेरे को। इसको क्या बनाऊं, क्या स्प्लिट करूं इसको मैं? इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? ये 1 है और 3 है और मुझे 2 चाहिए। तो 3 और 1 बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या लिखा? आर स्क्वायर माइनस का 3r/y और प्लस का r/y है ना, माइनस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0 पे। माइनस का 3r/y प्लस का r/y माइनस का 2r/y बन गया। अब आपने r कॉमन ले लिया, भाई r कॉमन ले लोगे कितना बचेगा? r माइनस 3y बचेगा। फिर प्लस में आपने क्या करा? y कॉमन ले लिया, ये कितना बचा? r माइनस में 3y बचा इज इक्वल टू 0 बचा। अब आपके पास में दो ब्रैकेट्स हैं, एक है r माइनस 3y की ब्रैकेट और एक है आपके पास में r प्लस y की ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 है। इसका फायदा क्या होगा भाई? इसका फायदा ये होगा कि r माइनस 3y कितना होगा? 0 होगा। अगला फायदा क्या होगा? r प्लस वाई आपके पास में 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना निकलेगी आपके पास? r अपॉन में 3 निकलेगी, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? माइनस r। क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो आपने कभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट है जी। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके -3y स्क्वायर नहीं चाहिए होगा, मतलब हाँ तो पूरा आता है, देखो माइनस का 3y इंटू वाई क्या बनेगा? माइनस का 3y स्क्वायर बनेगा। r स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हाँ, समझ गया। ठीक है, r में क्वाड्रेटिक मान लिया आपने, हाँ समझ गया। है ना। आप y में भी क्वाड्रेटिक मान सकते थे आप इसको। ठीक है, अच्छा देखो तो y की वैल्यू कितना निकल कर आ गई? r अपॉन 3 आ गई। अब फोर्थ स्टेप क्या होती है? एफ डबल डैश वाई। एफ डबल डैश वाई का मतलब क्या है कि डी अपॉन डी वाई करो एफ डैश वाई को। एफ डैश वाई क्या था? ये था 5/3 आर स्क्वायर माइनस 2r/y माइनस 3y स्क्वायर। आप बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5/3 आप कैसे लिख रहा है? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी अपॉन डी वाई करो, डी वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो इसको dx मत लिख देना गलती से कभी भी। तो आर स्क्वायर का कितना होगा? 0 हो गया। माइनस में कितना हो गया? 2r हो गया। माइनस में कितना हो गया? 6y हो गया। हाँ ना, बताओ। r स्क्वायर का 2r होता है ना। आर स्क्वायर का क्यों करोगे? y के रिस्पेक्ट में करो तो y के ही करोगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो y का डिफरेंशिएशन चलेगा, r तो रेडियस है, कांस्टेंट है। अब आपने क्या करा? इसमें पुट करके देखोगे, एफ डबल डैश वाई की जगह पे क्या लिखा आपने? r अपॉन में 3 पुट किया, क्या आंसर आएगा आपका? 5/3 आपने ऐसे लिखा रहा, माइनस का 2r लिखा रहा, माइनस का 6 वाई की जगह पे क्या लिखा आपने? r अपॉन में 3 लिख दिया। कितना हो गया? 3 2 या 6 हो गया। माइनस का 2r और माइनस का 2r माइनस का 4r। आंसर कैसे निकलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमा। मैक्सिमा कब? जब y इज इक्वल टू कितना आपका? r अपॉन 3 है। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिफ्थ होती है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में आपको हाइट निकालनी थी। फाइनल स्टेप में आपको हाइट प्रूव करनी थी और वॉल्यूम निकालना था। हाइट कितनी होती है आपके पास में? हाइट थी आपका, हाइट कितनी थी? y प्लस में r, है ना। तो y कितना आपका? r अपॉन 3 और प्लस में r। तो r अपॉन 3 में r को प्लस करो, कितना होगा? r प्लस 3r अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना बन गया आपका? ये बना आपका 4r अपॉन 3। मुश्किल है?
तो हाइट कितनी है आपके पास में 4r/3 है, ये आपकी हाइट बन गई। फिर आपको निकालना था वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था आपके पास में π/3 r² माइनस y² और ब्रैकेट में कितना था आपके पास r प्लस में y, यही था आपका वॉल्यूम। वैल्यू पुट करो, π/3 आपने ऐसे लिखा रहा, ये आपके पास है r² माइनस y, कितना है आपका y आपका r/3 है। r/3 का मतलब कितना होगा r² अपॉन में 9, यहाँ पर क्या होगा r और प्लस में कितना होगा y आपके पास में r/3 होगा। आप मुझे खुद बताओ, कितना आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मर्जी पूछा जाए। 9 माइनस 1 8r², देखो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे कितने तरीके से पूछा जाता है। r 3r/3 3r प्लस r 4r/3। अब ये क्वेश्चन देखो कितने तरीके से पूछा जाता है, मैं सिखाता हूँ आपको। देखो ये 8 है और 3 9 जा कितना है 27 है, तो आपने क्या करा 8/27 आपने अलग कर दिया। अब उसके मल्टीप्लाई में ये 4/3 आपने अलग कर दिया। पाई ऐसे लिखा रहा, r² इंटू आर कितना बन गया r³ बन गया। ये क्या था आपका वॉल्यूम ऑफ कोन था। तो आपका क्वेश्चन क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू कितना बन गया 8/27 टाइम्स, ये क्या बन गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बन गया। क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये सारी की सारी 5 स्टेप्स है, लगेंगी ही लगेंगी, मैक्सिमम मिनिमम में 5 स्टेप लगती हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इनको करते हो तो आपको ना बहुत मतलब पूरा सिलेबस एक साथ आपके रिवीजन में रहता है, आपके टच में रहता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, देखो आपके जो जो चैप्टर्स आपके छूट रहे हो बैठो उनको आराम से ना 1-1 2-2 घंटा करके उनको डेली दोगे, सारे रिवाइज हो जाएंगे। किसी बच्चे का असाइनमेंट सॉल्व करने रह गए तो पहले असाइनमेंट पे फोकस कर लो, बस इतने सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यहाँ पर आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कह रहे हैं, देखो सारे चैप्टर्स को इकट्ठा करके ना एक मिक्स असाइनमेंट बनाने से फायदा है कि हमें हर चीज पे फोकस कर पा रहे हो। आप मुझे बताओ क्वेश्चन आया आपका साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलो भाई ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने करके दिखाया मैं उसको एक्सीलेंट दूंगा। आप बताओ इस क्वेश्चन को आपने कैसे करा है, क्या आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है? बताओ जैसे पार्शियल सर साइन रेज टू 6x को साइन स्क्वायर x रेज टू 3 और cos रेज टू 6x को भी वैसे लिखते हैं। लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो जैस्मिन ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। वो ये कहती है कि साइन की पावर 6x को भी मैं स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कर देते हैं और हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कर देते हैं। आइडिया आ कहाँ से रहा है, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो अब आपके पास है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो हम कभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं करते, हम हमेशा पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इनवर्स के क्वेश्चन को कभी डिफरेंशिएट नहीं करते, पहले सिंप्लीफाई करते हैं बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो इससे फायदा क्या मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सर अगर हम इसको अलग करके काटेंगे तो कुछ होगा क्या, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब के नीचे उससे कर सकते हो लेकिन फायदा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को। एक एक स्क्वायर कटेगा बस, केवल एक पावर 4 हो जाएगी, पावर 6 है, पावर नीचे 2 पावर है, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो ये कह रही है इसका फायदा मिलेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस, ठीक है सोचो सोचो, वही है ना, बोलो तो सही। a A माइनस plus बी B A square minus AB plus B प्लस बी square. होता है। तो ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, एक तरीका ये है। चलो जी इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ और सोचो। अरे यार इससे हटा दे। ऐसे क्लियर होता है। आप इससे हटा देना।
आज ही बताओ, कुछ और बताओ। ये बिल्कुल ठीक बताया तुमने, तुमने जैसे बताया मैं उसको वैसे सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ, कुछ और बताओ। जैस्मिन और क्या कर सकते हैं बेटे? सर दूसरा वाला फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस हाँ 3ab a बिल्कुल प्लस बी। ठीक, -3ab और ब्रैकेट में आपके पास a प्लस बी, ये लगाओ। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा आपके पास a कितना आपका साइन स्क्वायर एक्स, b कितना आपका कॉस स्क्वायर एक्स है। तो आपने पहले क्या लिखा इसको, आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ठीक है, माइनस में कितना है 3, ये कितना आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी कितना होगा आपका, वापस से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब बताओ कोई भी कितने, मतलब सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर में आ गया। किसी की पावर 4 आ रही है? नहीं, सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर में आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन देखो कितने प्यार से खत्म होगा, प्रथम जैसा आप चाह रहे थे वो भी हो जाएगा इसके अंदर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, तो 1। तो ये चीज क्या बन गई आपके पास, 1 का क्यूब मतलब 1, माइनस में 3, ये कितना आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी, अपॉन में कितना आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आपने क्या करा, आपने इसको 1 अपॉन में, इसको क्या लिखा आपने, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। माइनस में क्या लिखा आपने, इसको लिख दिया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में कितना आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग लिख दिया आपने। अब देखो, अब ये जो 1 है, अब इस ऐसे वाले क्वेश्चन को 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व करते थे? अगर कभी क्वेश्चन होता था 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? सर 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बिल्कुल स्क्वायर एक्स लगा शाबाश सकते। शाबाश। आप 1 की जगह लिख दिया करते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऑन करनी लाइट, नहीं आवाज। ठीक है। यहाँ तक का ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट के कितना होगा 1, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कट के कितना होगा 1, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, अच्छा 1 सेक्स अपॉन कॉस स्क्वायर स्क्वायर एक्स एक्स। कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, आपने लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में ये आपका 3dx है। अब बताओ किस चीज को डिफरेंशिएट करते हो सेक स्क्वायर आता है, tan एक्स log sin किस चीज का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, माइनस कॉट माइनस एक्स। कॉट एक्स। और -3 ऐसे लिखा रहा, किस चीज का डिफरेंशिएशन बनाता है, एक्स हो गया, प्लस में सी हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या कॉम्प्लिकेटेड था, ये चीज सिर्फ ये पता होनी चाहिए बच्चे को, a प्लस बी का होल क्यूब -3 ab a प्लस बी, बाकी फिर वो क्वेश्चन को करता चला जाएगा। मैं वो करते जा रहा था अलग अलग करके काट। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, तो उससे तुम्हें पावर 4 मिल रही थी, उसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा देखो अगली चीज पे आते हैं। देखो जी, इसके बाद क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा 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 13 रह गया अभी, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहते हैं 0 से लेकर π/4, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। 1 अपॉन में कितना है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना है 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए,
सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप इसका ना पहले इंडेफिनिट पार्ट अलग लेकर आ जाओ। इंडेफिनिट पार्ट है आपका 1/cos स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना आपका 4 sin स्क्वायर एक्स। सिर्फ आप इंडेफिनिट पार्ट को लेकर आ जाओ, इसे डेफिनेट में सॉल्व भी मत करो आप इसे। डेफिनेट में तब सॉल्व करते थे जब प्रॉपर्टीज लग जाती थी, प्रॉपर्टीज कोई लगी नहीं रही इसके अंदर, क्योंकि π/2 नहीं है यहाँ पर। π/2 होता तब भी नहीं निकल लग सकती थी प्रॉपर्टीज के अंदर। अब देखो, अब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार करा है, जब भी कभी नीचे cos स्क्वायर sin स्क्वायर मिलता है तब आप क्या करते हो, आप डिवाइड कर देते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किससे? बाय cos स्क्वायर एक्स। फायदा क्या मिलेगा? 1/cos स्क्वायर एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होगा? sec स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर से डिवाइड करो 1, प्लस में कितना होगा 4 tan स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया। अब आपने क्या करा, tan x को आपने t लेट कर लिया, ठीक है जी, है जी, यहाँ तक आ गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर tan x को t लेट करा तो tan का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपका sec स्क्वायर x dx कितना बन गया? dt बन गया। तो आपने क्या करा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख दिया आपने? dt लिख दिया। अपॉन में कितना है? 1 प्लस में कितना है? 4t स्क्वायर है। अभी किस चीज का इंटीग्रेशन है? 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ भैया, किस चीज का इंटीग्रेशन है? dt अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। 1/a 1 अपॉन स्क्वायर 2t का प्लस होल x स्क्वायर। स्क्वायर। तो क्या होगा? 1/a विच इज 1/1 tan इनवर्स 4t स्क्वायर कितना होगा? 2t अपॉन में 1। अब जो भी चीज t के मल्टीप्लाई में लिखी है वो चीज कहाँ आ जाएगी आपके पास में? इसके डिवाइड में आ जाएगी, है ना। तो हाफ tan इनवर्स 2t अपॉन में 1 बन गया। अब t किसको लेट किया था आपने? t किसको लेट किया था? tan x को। तो बन गया tan इनवर्स 2 tan x आपका ब्रैकेट में आ गया। ये आपका इंडेफिनिट पार्ट का इंटीग्रेशन निकला है। सर यहाँ से क्या हुआ? dt अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर है। हाँ, अच्छा, तो ये बन गया आपके पास में dt अपॉन 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर बन गया। ये बात, हाँ ठीक समझ। तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, और जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है वो बाहर डिवाइड में लिखी जाती है इंटीग्रेशन में। तो 1/2 ऐसे लिखा रहा, tan इनवर्स 2 tan x बन गया। अब आपके लिए क्वेश्चन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपने इंडेफिनिट पार्ट को इसके सॉल्व किया था, अब इसके डेफिनेट पार्ट पर आ गए। इसका डेफिनेट पार्ट क्या कहता है? इसका डेफिनेट पार्ट कह रहा है कि अगर ये लिमिट आपके पास 0 से लेकर π/4 तक 1 अपॉन में cos स्क्वायर x और प्लस में 4 sin स्क्वायर x dx है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आपने कहा जी सबसे पहले तो इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर कितना है? 1/2 tan इनवर्स, ये हमारे पास में 2 tan x है। आपने कहा सबसे पहले इसका आंसर लिखा जाएगा, फिर इसकी लिमिट लिखी जाएंगी। लिमिट क्या है? 0 से लेकर π/4 तक है। अब आप इसमें क्या करते हो, पहले आप इसमें अपर लिमिट पुट करोगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करोगे। तो 1/2 तो आपका ऐसे लिखा रहा, आपने 10 की जगह x की जगह पे π/4 लिखा, 2 tan π/4 मतलब 2 tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है? 1। तो ये कितना बन गया? tan इनवर्स 2 बन गया। 1। बट tan π/4 कितना होता है? 1 होता है। हाँ ठीक है समझ। तो tan इनवर्स 2 बन गया। माइनस में कितना होगा आपके पास? tan इनवर्स 0 बन गया। अब tan की वैल्यू इनवर्स, tan की वैल्यू 2 तो कभी होती नहीं है, होती भी होगी क्यों नहीं हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? हाफ tan इनवर्स 2 लिख देंगे, बस खत्म आंसर आता है। और कुछ नहीं करना। स्टेप्स कितनी है इसके अंदर? बस सबसे पहले इंडेफिनिट पार्ट को अलग करना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, t लेट करना है, यहाँ तक पहुँचना है, फिर उसके बाद में लिमिट्स को पुट कर देना है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर कहाँ कहाँ कट सकते हैं आपके पास में? हो सकता है कि आपने लेट सही से ना करा हो सकता है आपने फॉर्मूला सही से ना लगाया हो सकता है आपने इसके अंदर वैल्यूज को सही से पुट ना करा हो। तो आपको इसमें 3 स्टेप्स में आंसर निकल रहा है। ये स्टेप्स है, मतलब ये मतलब 3 पार्ट समझ लो, 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले पार्ट में फंक्शन को अलग करना है, दूसरे पार्ट में टी लेट करना है, और तीसरे पार्ट में उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब कैसे हम कैसे करके चलेंगे। ठीक है जी। अब इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं हमें सिखाया है, और हम इसके अंदर पेन इसमें का कलर कलर नहीं दिखेगा, है।
ये पुराना वाला कलर नहीं दिखेगा ना अब। क्यों नहीं लगेगा? ये पर्पल दिख रहा है क्या, जिस तरफ से काला दिख रहा रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? है? नहीं, ये पर्पल पे ब्लैक, ब्लैक पे पर्पल नहीं दिखेगा, तो पुराना देखना वाला। देखना क्या हो, समझ। रिकॉर्डिंग तो रोज चलती रहेगी। ठीक है, अभी ऐसे चलती रहेगी। चलो जी, नेक्स्ट पे आ गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। मैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास 16 है, और लाइन है आपके पास √3y इज इक्वल टू एक्स, और एक लाइन है आपके पास √3y इज इक्वल टू एक्स है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? ये सर्कल हुआ ना, देखो पहले वाला आपका सर्कल है, ये बात आपने ठीक बोली है। रेडियस को। तो क्या हो गया, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 4 का स्क्वायर। सर्कल का सेंटर कितना है 0,0, सर्कल की रेडियस कितनी है 4 है। तो सबसे पहले हम लोग गए और जाकर हम लोगों ने 0,0 को मार्क करा, इधर भी 4 को मार्क करा, इधर भी 4 को मार्क करा, इधर भी 4 को मार्क करा, 4 को मार्क करा, और हमने सबसे पहले सर्कल को कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक सिंपल है। अब देखो हमारे पास में ये क्या है, इसमें x है और y है, तो ये चीज क्या, हमारे पास एक लाइन है, ये चीज लाइन है। इस लाइन के अंदर हमने क्या करना है, x की और y की वैल्यूज को डालना है। तो पहले आपने x को 0 डाला, तो y भी कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो मतलब ये लाइन हमारी 0,0 से पास होती है। अब आप x की वैल्यू को कुछ भी डालोगे, x की वैल्यू को 1 डालोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 2 डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू को नेगेटिव डालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब ये जो लाइन है कुछ ऐसे करके जा रही होगी, जो आगे भी जा रही होगी और ऐसे पीछे भी जा रही होगी। हमें कौन सा क्वाड्रेंट मांगा है इन्होंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट मांगा है, हमसे मांगा है इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट मांगा है। और कौन सी लाइन मांगा, एक्सिस मांगी है, एक्स एक्सिस मांगी है। ये इसे कहीं इस जगह पर कट कर रही है, ये क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पी पॉइंट कैसे निकालोगे? पी क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? भाई ये कर्व है और ये लाइन है, तो आप क्या करोगे, आप पुट कर दोगे x की वैल्यू कितनी है √3y इन किसके अंदर पुट कर दोगे, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, इसमें पुट कर दोगे आप। x की जगह √3y डालो, √3y का स्क्वायर कितना होगा, √3y का होल स्क्वायर करो कितना आएगा, वाई स्क्वायर 3 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर 16 4y स्क्वायर कितना हो गया, 16 y स्क्वायर कितना हो गया, 4। y की दो वैल्यूज क्या हो गई, एक मिनट, ये 4 1 होना चाहिए ना। 4 से डिवाइड करोगे 16 को क्या आएगा, अच्छा नहीं, ठीक है, वाई स्क्वायर। हाँ तो y की दो वैल्यूज क्या हो गई, +2 और -2। हाँ। अब y की वैल्यू को 2 डालोगे तो x कितना निकलेगा, 2√3। y की वैल्यू को -2 डालोगे तो कितना निकलेगा, -2√3। आपके हिसाब से ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट वो कितना आपके पास में 2√3 है। यहां से लेकर यहाँ तक, अब ये कहते हैं ये रेडियस थी कितनी थी आपके पास में, 4 थी। तो आपकी ये जो लाइन के नीचे का एरिया है, अब आप इसे समझो क्वेश्चन को। हमारे पास में इस क्वेश्चन में एक तो वो एरिया है कर्व के अंदर जो कि लाइन के नीचे है ना, और एक वो एरिया है जो आपका सर्कल के नीचे है। तो एरिया वन होगा आपका 0 से स्टार्ट होगा और 2√3 तक जाएगा। आप लिखोगे वाई डी एक्स, और इसमें हम लिखेंगे किसको, लाइन को लिखेंगे। लाइन क्या है हमारे पास, लाइन है √3y इज इक्वल टू एक्स। तो लाइन है हमारे पास √3y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या निकली, x/√3 dx। अब बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या है, 1। x का इंटीग्रेशन 1 होता है, अच्छा नहीं, सॉरी, x²/2। 0 से लेकर कहाँ तक है, 2√3 तक। तो ये 1/√3 आपका ऐसे लिखा रहा। पहले आपने अपर लिमिट पुट की, 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 12
बिल्कुल ठीक है 12। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 अपॉन में कितना आपके पास में 2 है, तो आंसर कितना आ गया आपका 12 अपॉन 2 कितना होता है 6। 6 अपॉन रूट 3 हमारा एरिया 1 निकला है। एरिया 1 क्या है? 0 से लेकर 2 रूट 3 तक लाइन के नीचे का एरिया। अब हमें एरिया 2 निकालना है। एरिया 2 कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 रूट 3 से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पर होता है? 4 पे खत्म होता है। तो हमारे पास में क्या होगा? 2 रूट 3 से लेकर 4 तक। आपने क्या लिखा? वाई डी एक्स। वाई डी एक्स किसके नीचे है आपके पास में? सर्कल के लिए। सर्कल क्या था? सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो सर्कल क्या है आपके पास? सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ वाई कितना होगा? 16 minus 6 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और माइनस में कितना होगा? एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये तो होगा। अब बताओ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 9 स्पेशल इंटीग्रेशन। 1 upon a एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना होता है? ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए होता है। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 2 रूट 3 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है। जैसमिन कोई गलती तो नहीं कर रहे? नहीं बराबर है, परसों ही किया था ये। नहीं सर। ठीक है, अब आप पहले इसमें अपर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट पुट करो, क्या आएगा बताओ? पूरा करके दिखा रहा हूँ यार, छोड़ ही नहीं रहा आपको मैं। आपने 4 पुट किया, 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसको करने की जरूरत है, तो इसको 0 लिख दिया। प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2 कितना होता है? 8 होता है। sin 4 अपॉन 4 साइन की वैल्यू 4 अपॉन 4 साइन वैल्यू 1 हो गई। 9 साइन की वैल्यू 1 कब होती है? pi by 2 तो यहाँ पे सीधा पाई बाय 2 लिख दिया। ये क्या आपका अपर लिमिट निकली। माइनस में आप आ गए लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करो। एक्स पे क्या पुट करा आपने? 2 रूट 3। 2 रूट 3 पुट करो, कितना होगा? यहाँ पे हाथ पुट करो, ये होगा 2 रूट 3 अपॉन में 2। रूट के अंदर कितना बचा? 4 square minus 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 रूट 3 का स्क्वायर 4 3 है 12 ठीक है 12 हो गया। प्लस में कितना है? 16 अपॉन 2 कितना होता है? 8 हो गया, है ना। साइन इनवर्स, अब बताओ 2 रूट 3 अपॉन 4। 2 रूट 3 अपॉन 4 का मतलब root 3 by 2 रूट 3 बाई 2 का साइन के लिए रूट 3 बाई 2 कब होती है? 60 degree 60 डिग्री का मतलब कितना होता है? pi by 3 पाई बाय 3 होता है। क्या फायदा मिलेगा इससे आपको? 8 पाई बाय 3 मिल गया आपको। ठीक है, माइनस में ब्रैकेट खोलो। ये 8 pi by 2 है। 8 पाई बाय 2 है। हाँ ठीक है, 90 आएगा। अच्छा ठीक है, 8 पाई बाय 2 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इस 2 से 2 कट गया। 16 माइनस 2 कितना होता है? 4। 2 4 2 रूट 3 हो गया, तो माइनस का 2 रूट 3 बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका माइनस का 8 पाई बाय 3 बन गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? 8 पाई बाय 2 है और 8 पाई बाय 3 है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। अब आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया है एरिया 1 के अंदर एरिया 2 को आपने प्लस करना है। अगेन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इतने मुश्किल नहीं आ रहे हैं भाई, बस करने के ऊपर है। लेकिन देखो एक बात है, ये क्वेश्चंस करोगे इनमें इतनी कॉन्सेंट्रेशन लगती है कि सच में लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। बात करो। देखो क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है? 0 है। म्यू निकालना है, बताओ कैसे करोगे? So question number 50. वेरी गुड। हाँ जी मैडम, बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे आप बच्चों? जैस्मिन सिमरन बताओ कैसे करोगे?
सर डॉट प्रोडक्ट के हाँ मैंने किया पहले ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, फिर उधर से रिजल्टेंट वाला जो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला होता है उधर से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड किया, अच्छा और फिर डॉट प्रोडक्ट में ये भी कॉस थीटा ऐसे रखा गया। देखो मैं समझाता हूँ। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये जीरो वेक्टर है, तो मैंने लिखा है कि ये वेक्टर क्या आपका जीरो वेक्टर है। तो मतलब अगर मैं इस वेक्टर को वापस इसी वेक्टर से डॉट कराऊंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को वापस इसी से डॉट कराऊंगा, तो आंसर जीरो डॉट जीरो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, ए डॉट ए डॉट ए कितना होता है ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में कितना बन गया आपके पास ए डॉट बी बन गया, फिर ए को सी से डॉट कराऊंगा तो कितना बन जाएगा ए डॉट सी बन जाएगा, फिर बी को ए से डॉट कराऊंगा तो बी डॉट ए बन जाएगा, फिर बी डॉट बी कराऊंगा तो कितना बन जाएगा बी स्क्वायर बन जाएगा, फिर कितना बन जाएगा बी डॉट सी बन जाएगा, हाँ या ना बताओ। फिर सी को ए से डॉट कराऊंगा तो कितना बन जाएगा सी डॉट ए बन जाएगा, फिर सी को बी से डॉट कराऊंगा तो कितना बन जाएगा बी डॉट सी बन जाएगा, और सी डॉट सी कितना बन जाएगा सी स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर कितना है, ए कितना है 3 + 9 तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, बी स्क्वायर कितना है 16 9 + 16, सी स्क्वायर कितना है 4 4 है। अब देखो ए डॉट बी यहाँ भी है, ए डॉट बी यहाँ भी है, कहीं और ए डॉट बी नहीं है, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी बी डॉट सी और ए डॉट सी, ये मेरे को मिल गया। आंसर कितना है आपका जीरो के इक्वल है। मुझसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, म्यू दे रखी है, तो मेरे पास निकला आएगा 16 और 4 20 और 9 कितना हो गया 29, तो ये उधर जाएगा तो -29, तो म्यू इज इक्वल टू कितना बन गया माइनस का 29 अपॉन में 2। एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में आंसर 29/2 हाँ -29/2 हमारा फाइनल आंसर है। देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 70। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 17 एक सच में बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मेरे को पता करना है कि इसमें कौन बच्चा कर पाया। अच्छा आप चारों में से किसने सॉल्व किया इसको, सॉरी मेरे एग्जाम में मैंने ट्राई तो किया है। सेम आया था, शायद से मतलब हाँ। सेम था, फुट वाला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये लाइन के ऊपर ही आता है, तो मैं प्लेन है नहीं तो इसलिए कार्टेशियन वाला लगा है ना उसमें। हाँ मैंने सॉल्व तो किया है पर करेक्ट है कि नहीं पता। देखते हैं। जैस्मिन कैसे करा, नहीं सर, ये नहीं किया। चलो सीखो। देखो हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास 0,2,3, ये हमारे पास में पॉइंट है, और हमारे पास में एक लाइन है, ये लाइन क्या आपके पास लाइन है x+3/5, ये y -1/2, और ये z+4 कितना होगा आपके पास में 3, ये हमारे पास में लाइन है। बच्चों मैं तुम्हें इतना आसान तरीका सिखाऊंगा, इसका जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और ये क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्यों, क्योंकि आपका प्लेन कट गया सिलेबस से। तो लाइन में डिफिकल्ट पोर्शन सिर्फ यही बनता है, अगर लाइन से 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो 3D से 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो यही आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज, दो क्वेश्चन आते हैं बस के अंदर। मैं दोनों सिखा देता हूँ आपको। देखो इमेज क्या होगी, अगर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वो क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास m होगा, यही परपेंडिकुलर अगर आप इसको आगे की तरफ लेके जाओगे तो P पॉइंट पर इमेज बन जाएगी P'। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये आपका इस पॉइंट, और ये जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, इमेज के कोई कोऑर्डिनेट्स का नाम रख लो। आपने क्या कर दिया, एक का नाम A रख दिया, एक का नाम B रख दिया, एक का नाम C रख दिया। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस 0 का और A का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इस 2 का और B का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और 3 का और C का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इंपॉर्टेंट कौन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब M निकालना जरूरी है। अब M को कैसे निकाला जाए, तो M क्या है, M है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। M क्या है, M है any point, M is any point on किसके ऊपर है, x+3/5, y -1/2, z+4/3। इसको एनी पॉइंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, लैम्डा के इक्वल पुट कर देते हैं। लैम्डा के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी x+3/5 इज टू लैम्डा। तो आप क्या करोगे, x निकालने के लिए x+3/5 को लैम्डा के इक्वल पुट कर दोगे। तो अगर x+3/5 लैम्डा के इक्वल होगा तो मतलब x+3 कितना होगा, 5 लैम्डा होगा, और x कितना होगा, 5 लैम्डा -3 होगा।
अब y माइनस 1/2 को लैम्डा के इक्वल पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 2 लैम्डा प्लस में 1 बन जाएगा। अगर आप z प्लस 4/3 को लैम्डा के इक्वल पुट करोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी 3 लैम्डा माइनस 4 बन जाएगी। तो ये m पॉइंट निकल कर आ गया, मुश्किल है, ठीक है। अच्छा अब आप ये समझो, ये जो आपका वेक्टर पीएम लाइन होगी, जो वेक्टर पीएम है, ये जो आपका वेक्टर पीएम होगा ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। भाई हमारा जो वेक्टर पीएम है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आप वेक्टर पीएम निकालो। वेक्टर पीएम क्या होगा, ये P पॉइंट है और ये M पॉइंट है, तो क्या होगा PM का मतलब होगा हेड माइनस टेल। अब हेड क्या आपका 5 लैम्डा माइनस 3, उसमें से टेल क्या माइनस होगी, 0 माइनस होगी, तो क्या बनेगा आपके पास 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप, है ना। फिर प्लस में कितना बनेगा, हेड ये है और टेल कितना आपके पास में 2 है, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 2 को माइनस करो, क्या बचेगा 2 लैम्डा माइनस 1 बनेगा, और 3 लैम्डा माइनस 4 में से 3 को माइनस कर दो, क्या बनेगा, बन गया आपके पास वेक्टर पीएम बन गया। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के लिए लाइन की डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो क्या लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर है या नहीं है, हमें तो वेक्टर आर से मतलब है। वेक्टर आर में क्या होगा, हमारे पास x माइनस x1, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 3 आई कैप। फिर y माइनस में कितना है y1, हाँ जी y1 तो ठीक है, तो ये कितना बन गया प्लस का j कैप बन गया। फिर क्या होता है z माइनस में z1 होता है, तो कितना बन गया माइनस का 4k बन गया, है ना। भाई लाइन की कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म आप बना रहे हो। वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में क्या फर्क होता है, इसको ट्रीट करते हैं ऐसे x माइनस x1, तो ये x में से माइनस करोगे -3 को, तभी x1 कितना बन गया आपके पास माइनस का 3 आई कैप, ये आपके पास में 1 बिल्कुल ठीक है, तो माइनस का ये प्लस का j कैप, और फिर प्लस में आपको k कैप लिखना होता है, तो जो मतलब जो भी कुछ होगा आपके पास में, तो z माइनस में z1, तो इसे -4 लिखना पड़ेगा, माइनस का 4k, प्लस में कितना है आपके पास में लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा म्यू टाइम्स, म्यू टाइम्स नीचे जो लाइन है 5 2 और 3 है उसके अंदर, तो उसके अंदर 5i है, 2j है और 3k है। अब परपेंडिकुलर कौन है, एक तो ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये और ये परपेंडिकुलर होंगे या फिर ये और ये परपेंडिकुलर होंगे, ये और ये, रीजन क्योंकि ये लाइन की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर केवल डायरेक्शंस हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये चीज इसके परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ये जो 5 लैम्डा माइनस 3 है इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 5 के साथ, ये जो आपके पास 2 लैम्डा माइनस में 1 है इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 2 के साथ, और जो आपके पास 3 लैम्डा माइनस में 7 है इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 3 के साथ, इसका फाइनल आंसर कितना होगा 0 होगा। तो इससे क्या मिला आपको 25 लैम्डा माइनस में 15 प्लस में 4 लैम्डा माइनस में 2 प्लस का 9 लैम्डा माइनस में कितना होगा आपके पास 3 लैम्डा में 7 माइनस का 21 इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास में 0। अब देखो ये 4 और 9 कितना है 13 और 25 कितना हो गया 38, माइनस का 15 और माइनस का 21 कितना होगा 26 और माइनस का 2 नहीं 36 और माइनस का 2 38, तो 38 लैम्डा इज इक्वल टू 38 हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, बना है क्या, अब बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बना, एम पॉइंट क्या बना, 2, भाई एम पॉइंट क्या बना, आपने लैम्डा की जगह 1 डाल दिया, कितना बन गया आपके पास 2, 3, 2, 3 -1, ये हमारा क्या बन गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन गया। अब मुझसे पी डैश इमेज भी पूछ रहे हैं, तो मेरे पास में ये जो 2 है ये 2 क्या होगा, इस 0 का और a का आधा होगा क्योंकि बीच में आ रहा है, क्या पूछ रहे तो हैं, पी पॉइंट की अगर इमेज पूछेंगे मुझसे, अच्छा तो ये जो m है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो देखो किसी मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उस मिरर से उतना दूर उसकी इमेज बनती है, तो इसका मतलब m जो है मिड पॉइंट है p के और p डैश के बीच में, और p डैश के कोऑर्डिनेट अगर a, b, c है, तो ये जो 2 पॉइंट आपने निकाला है m की वैल्यू निकाली है ना आपने, अभी m की वैल्यू 2 निकाली है, 3 निकाली है और माइनस का 1 निकाली है, तो ये जो 2 है ये 0 और 1 के बीच में है, ये जो आपके पास में 3 है ये 3 किसके बीच में आ रहा है,
इस 2k और b के बीच में आ रहा है, और ये जो आपके पास में माइनस का 1 आ रहा है, ये -1 किसके बीच में, ये 3k और c के बीच में। अब यहाँ से ABC निकल कर आ जाएगा, आपको इमेज भी मिल गई। अब क्वेश्चन कितना मुश्किल है भाई, हमारे पास में पॉइंट दे रखा है, हमारे पास में लाइन दे रखी है, हमारे पास इस लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट लाई करता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकाल के एनी पॉइंट निकालना है। उसके बाद में इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ये सेकंड स्टेप है। फिर आपके इसमें ये वेक्टर इक्वेशन इस वेक्टर के तीसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपके पास में पहली स्टेप बनती है इस क्वेश्चन की, ये इस क्वेश्चन की बनती है दूसरी स्टेप बनती है, और ये इस क्वेश्चन की तीसरी स्टेप बनती है। 3 स्टेप में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ये 3 स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अब 3 स्टेप्स के बाद अगर टीचर ने आपसे एक और चीज मांगी है, इमेज मांग ली है, तो इमेज के लिए चौथी स्टेप आ जाती है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक आपका आ सकता है। क्या ये क्वेश्चन कभी 4 नंबर से कम का आएगा? खुद सोच के देखो, क्या ये क्वेश्चन कभी भी 4 नंबर से कम का आ सकता है? नहीं, ये क्वेश्चन 4 से 6 के बीच में ही आएगा हमेशा। फ्री के मार्क्स हैं, क्यों छोड़ने? ये टाइप पक्का करो अपना। अब आप पूरी आपने 3D का असाइनमेंट सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन कितना है आपको, ये क्वेश्चन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा और आप भूल भी जाओगे। इसको रिवाइज करना जरूरी है। बोर्ड मांग क्या रहा है ये देखो, बोर्ड में आ क्या रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, देखो अब देखो ना 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करना है 1 घंटे। कितनी देर में? हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था 7:30 बजे, 8:30 बज रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 9 बजे से पहले पहले 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर डिस्कस हो चुका होता है, सॉल्व हो चुका होता है। आपको पास में घर में 2-2.5 घंटे लगाएगा कोई बच्चा, कितना कर लेगा? 1-1.5 घंटे में सॉल्व करके बंद करके हट जाएगा कि इतना ही आता है मेरे को, बाकी चीजों पर फोकस करेगा। 3 घंटे मैथ के लिए डेली दे रहे हो, सफिशिएंट है। 3 घंटे फिजिक्स को रोज दे रहे हो, सफिशिएंट है। 3 घंटे केमिस्ट्री को दे रहे हो, सफिशिएंट है। 9 घंटे आप देके चलो, बाकी का टाइम आप एमसीक्यूज को देके चलो अपने, बाकी का पूरा दिन अपने पास जो टाइम बचता है एमसीक्यूज को दो आप। 3 घंटे बहुत है आपके पास में अगर आप दे रहे हो, और 3 घंटे भी कौन से रोज रोज दे रहे हो यार आप, एक दिन मैथ कर रहे हो, एक दिन फिजिक्स कर रहे हो आप। तो देखो आपके एमसीक्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू देखो क्या दे रखा है कि अगर x की वैल्यू आपके पास में कितनी है, x है, मतलब x की वैल्यू x है, मतलब ये बड़ा वाला x है। देखो इसको समझो, इसको फर्क समझना है क्या होता है। ये बड़ा वाला x होता है और ये क्या होता है, छोटा वाला x होता है। ये छोटा वाला x ना वेरी करता है, ये छोटा वाला x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इसमें 0 1 2 है, तो हमारे पास में क्या है, आपको पहले टेबल बनानी पड़ती है। 0 1 2 है ना, वो 3 कैसे? मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे इस केस में 0 1 और 2 दे रखा है, मैंने कहा इसके लिए कुछ भी हो सकती है। हमारे केस में क्या है, 0 1 और 2 दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो देखो हमारे पास में क्या है, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 है, और एक वैल्यू 2 है, और एक वैल्यू अदरवाइज है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो देखो हमसे कहते हैं ये x है और ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, कैपिटल X की। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अगर ये 0 होगा तो इसका आंसर कितना आपके पास में k है। अगर ये 1 होगा तो आंसर कितना आपके पास में 2k है। अगर ये 2 होगा तो आंसर कितना है, 3k। बाकी सभी कुछ भी होगा तो आंसर 0 है। अब सारी प्रोबेबिलिटीज का सम मिलाकर कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब k का, 2k का और 3k का सम मिलाकर कितना आपके पास 1 है। 3 2 5 और 1 6, k का आंसर कितना हो गया, 1/6 आ गया। बस यही तो पूछा है इन्होंने आपके पास में। 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिना बात के 4 मार्क्स हटाया हुआ है, फ्री के नंबर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों ये पेपर था आपका और ये पेपर डिस्कस हो गया। अब देखो, अब मैं आपसे फिर ही कह रहा हूँ, देखो आपकी मैथ्स ना बहुत अच्छी चल रही है, मैं आपको बिल्कुल भी हिंडर नहीं करना चाहता। मैं आपको एक पेपर बना के दे रहा हूँ आपके पास में मैथ्स का। अब वो आपके पास हमने सुबह देना था आपको, लेकिन क्योंकि हमने थर्ड पेपर आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, इसलिए ये पेपर मैंने आपको नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि बच्चों का आपके पास में चौथा पेपर आ जाए और 3 पेपर आते ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको चौथा पेपर तो मैं आपको भेज दूंगा, ये फोर्थ पेपर आपको कल मिल जाएगा। कल आप फोर्थ पेपर ले लो, आप कल आप फोर्थ पेपर ले लो, परसों की क्लास में आप फोर्थ पेपर डिस्कस कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। फोर्थ पेपर कल ले लो, करो आराम से, और परसों शाम की क्लास में आप उसको डिस्कस करो। पर मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ये जो 3 पेपर आपने करे बच्चों, चेक करने के लिए तो भिजवा दो, बता देख तो तुम कर कैसा रहे हो, ठीक है। अच्छा बहरहाल, अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा शेड्यूल बताता हूँ, अगर आपको किसी भी बच्चे को रिवाइज करना है तो देखो पूरे सिलेबस को कैसे कैसे रिवाइज किया जाता है।
सबसे पहले देखो, आपको ना जब भी कभी रिवाइज करने के लिए बैठो तो आपको रिवीजन करने के लिए हमारे असाइनमेंट लेने चाहिए। असाइनमेंट क्यों लेने चाहिए? असाइनमेंट में सबसे पहले तो आपके पास में हमने 2 बुक्स के 3 बुक्स को मिलाकर असाइनमेंट बनाया होता है और प्लस उसमें बोर्ड के क्वेश्चन भी होते हैं। तो असाइनमेंट सफिशिएंट है और उसमें सारे टाइप कवर करे होते हैं धीरे धीरे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ऐसे करके कोहेरेंट वे में चलते चले जाओगे आप, क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे आपसे। अब करने कैसे चाहिए? देखो सबसे पहली चीज क्या है यार, देखो इनवर्स के असाइनमेंट के साथ डिफरेंशिएशन का असाइनमेंट बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। इनवर्स और डिफरेंशिएशन एक जैसे एक साथ ही चलते हैं। इनवर्स और डिफरेंशिएशन का असाइनमेंट एक दिन लगा के बैठ के सॉल्व कर दो, 2 दिन लगा के सॉल्व कर दो, 3 दिन लगा के सॉल्व कर दो, तुम्हारी मर्जी है। एक एक 2-2 घंटा भी रोज बैठोगे खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में भैया इंटीग्रेशन किसी के साथ में मैच नहीं कर सकती, तो इंटीग्रेशन को करो, इंटीग्रेशन के साथ डिफरेंशियल को पकड़ लो। अगर सिर्फ डिफरेंशियल ही करते चलेगा तब भी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपके पास में डिफरेंशियल को भी अगर कोई बच्चा पकड़ ले, इंटीग्रेशन को बाद में ना भी करे, तब भी उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन रिवाइज करा देगा। तो डिफरेंशियल का असाइनमेंट कर लो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के मुश्किल से 5 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। कोई क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन आ जाएगा, पैराबोला का आ जाएगा, लाइंस का आ जाएगा, इसके अलावा कोई आता ही नहीं है। तो 5 क्वेश्चन में ये वही सफिशिएंट है, खत्म हो गया। आपके पास में एक ना डेफिनेट की प्रॉपर्टीज का असाइनमेंट जरूर कर लो। डेफिनेट की प्रॉपर्टीज का एक असाइनमेंट है, 12 से 13 क्वेश्चन है मुश्किल से, हायर साइड में बहुत हायर साइड होंगे 31 क्वेश्चन, अगर आप सारे क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो 13 क्वेश्चनों के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है। आप 31 क्वेश्चन करना चाहते हो, 31 क्वेश्चनों में खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म। अब देखो, अब आप अगली चीज पर आ गए। आपको क्या करना है यार, वेक्टर और 3D एक जैसे हैं आपके पास। वेक्टर 3D के अंदर सिर्फ आपके पास में लाइन है, और आप लोगों के पास में महाराष्ट्र बोर्ड वालों के साथ में क्या प्लेन भी है। तो वेक्टर 3D लाइन और प्लेन हद से 2 दिन लगेंगे, 2 डेज आपको लगते हैं आपके पास में। बैठो उनको रिवीजन कर लो, बैठ के असाइनमेंट को सॉल्व कर लो, डाउट्स हो अगर हमसे पूछ लो। इतनी चीजें भी अगर करोगे बोर्ड का पेपर सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बाकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो प्रॉपर्टी साथ साथ चलती रहेगी तुम्हारे पास में, छोड़ दो रिलेशन फंक्शन साथ साथ चलता रहेगा, मैट्रिसेस साथ साथ चलता रहेगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ साथ साथ हो जाएंगे। पर इनके असाइनमेंट कर लो आप जिन्होंने नहीं पूरे कर रखे हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बच्चों, हाउ वाज द